8 चैप्टर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस के अंदर, आपको ये एक सिंगल चैप्टर बना दिया। पहले जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी ना, इसमें सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस 2 पार्ट में था। पहले तुम इसके अंदर है ना जरूरत मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस अपने देखेंगे, उसके बाद में नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस, फिर इंपॉर्टेंस क्या है उसका बिजनेस के लिए, फिर उसमें सबसे पहला टाइप जो है ना वो इक्विटी शेयर्स आएगा ओनर्स फंड्स में, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद में रिटेन प्रॉफिट आएगा, फिर बोरोड फंड्स आएगा, उसमें डिबेंचर, और डिबेंचर के बाद बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। पर जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसके अंदर वो इक्विटी शेयर। पहले बहुत एक्सटेंसिव वर्जन इसका होता था, पर ये सबको है ना बहुत ही कम कर दिया गया, यानी आपको खाली बेसिक नॉलेज इसका दिया गया। तो अब इंट्रोडक्शन से अपने शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अलग अलग इन्वेंशन हुए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे मशीन्स की जरूरत होने लगी। अब जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए होने लगा। अपने एरिया के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए होने लगा। तो लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ी, स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ी, स्पेशलिस्ट पैसे मांगेंगे। तो अब यहाँ पे जो बिजनेस फाइनेंस था वो एक अकेला इंसान बेयर कर पाए, ये चीज नामुमकिन हो गई। फॉर दैट रीजन हमको बिजनेस फाइनेंस को रेस करने की जरूरत पड़ी, और ये पैसे हम दूसरों के पास से लेने लगे। इसीलिए यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस ये पूरा टॉपिक अपने लिए शुरू होता है। देखो अब मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, द टर्म कैपिटल हैज नैरो मीनिंग। अकाउंटिंग बात करें तो कैपिटल का मतलब सिर्फ जो ऑनर लेके आता है उसी को बोलते हैं हम। कैश, असेट एंड गुड्स जो इन्वेस्ट की जाती है, लेकिन कॉमर्स के अंदर कैपिटल का मतलब जो भी ओनर लेके आता है, जितने भी पैसे लेके आता है वो तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन साथ में बोरोड फंड्स भी इंक्लूड करेंगे। यानी जो पैसे अपने किसी के पास से उधार लेते हैं ना, इसको भी इसके अंदर अपने इंक्लूड करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे सिंपली ये देख सकते हैं कि कैपिटल के अंदर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर तो आएगा, लेकिन साथ में बोरोड फंड्स भी आएगा जो अलग अलग फाइनेंशियल सोर्सेज से रेस किए जाते हैं। Thus, in broad meaning, capital means the funds raised to satisfy the various financial requirements of the business. That means different financial requirements किस लिए होती है? To start a business, दूसरा to expand the business, to modernize the business, then after to hire some experts in the business, right? इसी तरह से रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी। So there are many ways। जो पैसा लाने के तरीके अलग अलग है, बट एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड आपका पर्सपेक्टिव कैसा उसके ऊपर से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगह से कितना पैसा लाया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टू कैरी आउट ईच एक्टिविटी ऑफ बिजनेस यूनिट इफेक्टिवली। तो सबसे पहले जो मैं आगे बता चुका ना उसको यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। फर्स्ट थिंग इज फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने के लिए वेरियस एक्सपेंसेस आर टू बी इंकर्ड टू एस्टैब्लिश द बिजनेस यूनिट। कैपिटल चाहिए हमको किसके लिए? प्राइमरी और एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए। तुमने प्रमोशन देखा था बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे, जब प्रमोशन किया जाता है, जो प्रमोटर्स बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे सब चीजें प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट करते, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करते, उस वक्त वो जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे ना, पैसे तो चाहिए ना उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के पैसे देने के लिए, एक्सपर्ट को फीस देने के लिए, और इवन रजिस्ट्रार को कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। सो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात, टू परचेज फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगती है। दैट मीन्स वंस you have made an investment in a fixed asset, it will not be taken back in a near future। तो हम उसको नियर फ्यूचर में अगर वापस नहीं ले पाएंगे तो our money will be blocked in that asset। तो इसलिए इसको फिक्स एसेट बोला जाता है। और इस तरह की जो एसेट है उसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंज पॉसिबल नहीं है, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो।
तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, इन सबको परचेज करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज द फॉर करंट असेट्स। Working capital is required to carry out daily activities smoothly in the business. Working capital is needed for the purchase of raw materials, to pay salary and wages, to make payment for services assisting trade, and to invest in the stock of finished goods. सब चीजों को देखना है वन बाय वन। देखो, सबसे पहले तो मटेरियल को परचेज करने के लिए, और ये कौन सी करंट असेट्स है। नाउ व्हाई उसको करंट असेट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे रोटेट इन द बिजनेस from one form to another form. First of all, you purchase some raw materials. रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स, उसके बाद में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। देन आप उसको बेचेंगे तो वो डेटर्स में कन्वर्ट होंगे, और डेटर्स जब पैसे देंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश से वापस अपने मटेरियल परचेज करेंगे। सो दिस इज हाउ ये सर्कुलेट होता रहता है, और इसका फॉर्म चेंज होता रहता है, और वो 1 साल के अंदर वापस आ जाते हैं पैसे। तो लेस देन 1 ईयर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, दैट इज नोन एज करंट असेट। तो सैलरी और वेजेस के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। देन आफ्टर सर्विसेज पे करने के लिए, जैसे टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब की सर्विस के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और फिनिश गुड्स के अंदर तुम्हारा पैसा थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक रहता है, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक। देन आफ्टर फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन। अगर इन्वेंशन कोई नई चीज की हुई तो वो चीज आपको भी लानी पड़ेगी। कोई मशीन नया आता है मार्केट में तो वो आपको भी लाना पड़ेगा। सो मॉडर्नाइज करने के लिए या तो नए इन्वेंशन को टैकल करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। कई बार नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आती है, सो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ऑलवेज ह्यूज अमाउंट, तो वो भी पैसे की जरूरत आपको पड़ती है। फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट को अपने दूसरे नाम से बोलेंगे कंटिंजेंट रिक्वायरमेंट, राइट। देयर आर मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which affect the business unit, due to which requirement of capital arise to meet the factors like employee strike। अब एकदम से समझो बिजनेस बंद हो गया, पर खर्चे तो चालू है टेम्पररीली। जैसे कोरोना आया, 4-6 महीने बिजनेस बंद रहे, एम्प्लॉइज को आने जाने की परमिशन नहीं थी, 2 महीने तो बंद ही रहा था सब कुछ, राइट। तो इसमें सारे बिजनेस बंद हो गए, कस्टमर है नहीं तुम्हारे पास, पर खर्चे तो चालू है। तो ये सब एक्सपेंडिचर के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको कंटिंजेंट या तो एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, उसमें आपको पैसे की जरूरत पड़े। ट्रेड साइकिल यानी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आता है, उस वक्त आपको पैसे की जरूरत पड़े। नेचुरल डिजास्टर, जैसे बारिश ज्यादा हो, जो गुड्स अपने रखे हो रॉ मटेरियल वो बिगड़ जाए, ये सब के कारण भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फॉर्म, द नेक्स्ट वन इज finance is such an axis and a center around which all the financial activities rotate। स्कूटर में जो व्हील जिस बोल्ट के ऊपर टिका होता है उसको एक्सिस बोला जाता है, राइट। कैपिटल कैन बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन ब्लड, वो सर्कुलेट होना चाहिए। पैसा रुक गया ने तो टेंशन, पैसा रुक गया वो टेंशन, पैसा रोटेट होना चाहिए, बराबर नहीं। इसको वेलोसिटी ऑफ मनी बोला जाता है इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर। सप्लाई ऑफ मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वेलोसिटी ऑफ मनी। जितनी वेलोसिटी ज्यादा ना, पैसा हाथ बदलते रहेगा ना, उतना ज्यादा है ना कंट्री के अंदर इनकम बढ़ेगी, जनरेट होगी। क्योंकि जितनी बार हाथ बदलता है ना पैसा, उतनी बार सामने वाला प्रॉफिट कमा रहा है। मैंने अगर कोई चीज खरीदी किसी के भी पास से, तो वो इंसान ने प्रॉफिट के साथ बेची, उसने आगे किसी चीज को खरीदा तो सामने वाले ने उसको भी प्रॉफिट से बेचा होगा, तो हर बार वैल्यू ऐड होती रहती है। तो इसलिए जितना फास्ट ये होगा ना उतना ज्यादा अच्छा। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यूनिट। टू रन ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑन टाइम, अ प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम इज इनएविटेबल। विदाउट कैपिटल जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉसिबल नहीं है, पैसे के बिना बिजनेस नहीं हो पाएगा। और अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस आर मेनी। देखो पैसे एक जगह पे यूज नहीं होते, यू रिक्वायर मनी फॉर वेरियस पर्पजेस, राइट। जैसे कि फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपने पैसा यूज करना है, फिर रॉ मटेरियल के लिए भी पैसा चाहिए, फिर सैलरी वेजेस देने के लिए भी पैसा चाहिए। तो अमाउंट अलग अलग रिक्वायर्ड है।
सो हमको क्या करना पड़े, देयरफॉर द यूज ऑफ फंड शुड बी डन ऑप्टिमली, ऑप्टिमली यानी बेस्ट पॉसिबल मैनर पे होना चाहिए। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड, business has to face many difficulties. Credit worthiness of business unit is affected if there is delay. ये देखो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है। क्रेडिट वर्दीनेस यानी आपकी जो शाख होती है ना, जिसको गुजराती में शाख बोला जाता है, और अपने बोलेंगे फाइनेंशियल रेपुटेशन। मार्केट में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो कोई भी सोचे बिना अगर पैसे दे दे, दैट मींस यू हैव अ साउंड क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट, राइट। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस यूनिट इज अफेक्टेड अगर आप पेमेंट को डिले करोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुमको, बराबर। अभी समझो कि कोई इंसान पेमेंट अपने मांगते हैं और उसी टाइम पे पेमेंट आपको रिलीज भी कर दे, वो हमको पेमेंट दे भी दे, तो हम उसके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, बराबर। लेकिन अगर कोई इंसान को 10 बार बोल बोल करो लेकिन पेमेंट आए ना, तो हमको क्या लगता है कि यार इसको पैसे देने नहीं चाहिए थे हमको, राइट। इसी तरह से इनको कोई भी चीज बेचनी नहीं चाहिए। रेपुटेशन तुम्हारी तब बढ़ेगी जब तुम रेगुलर, अगर आपने बोला कि 10 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे और अगर आप 10 दिन में पैसे दे देते हो, तो सामने वाला आपको दूसरी बार भी 10 दिन के लिए क्रेडिट देगा। लेकिन 10 दिन के अंदर पैसे देंगे ऐसा बोल के तुमने अगर 20-25 दिन निकालते हो, सामने वाला दूसरी बार बोलेगा पहले रोक लेना कि उसके बाद में भी कुछ ले जा, तो मार्केट में तुम्हारी कोई रेपुटेशन बचती नहीं है। सो डिले करेंगे अगर पेमेंट में तो रेपुटेशन चली जाती है। समटाइम्स द फर्म हैज टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, ओवरलुक द एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। अगर पैसे होंगे ना तो डिस्काउंट से आप परचेस कर पाओगे। सामने वाला, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, ये उत्तरायण के लिए खरीदी की जाती है। जो ट्रेडर्स है ना, वो पतंग खरीदते हैं, ये सब वो पता है कब से ट्रांजेक्शन करके देते हैं, ये सितंबर से पेमेंट दे देते हैं। मधुरा कोट्स जो चेन 8 वो सागलाट वगैरह बनाती है ना, जो डोरे बनाते हो, मधुरा कोट से ने अगर आप सितंबर में पेमेंट पूरा कर दो ने पूरा एडवांस में, तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट देती है। दूसरी बेनिफिट्स तो है ही, जो तो सबको मिलेगा, लेकिन 5% तुम्हारा प्रॉफिट सीधा बढ़ गया। तो ये कैश डिस्काउंट का फायदा कब मिले, जब आप टाइम पे पेमेंट करो, लेकिन टाइम पे पेमेंट के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। सो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने अपॉर्चुनिटी होती है बट वी कैन नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी डोंट हैव मनी, पैसे नहीं है इसलिए। टू फेस द डिफिकल्टी इन टाइमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कई बार मटेरियल को अगर एक परफेक्ट टाइम पे परचेस करना हो तो कई बार हमको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। तो पैसे अगर होते हैं ना तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, बराबर। अब देखो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंड्स देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ओनर्स फंड्स है, इसमें इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर के 3 तरह के, पहले तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, उसके बाद में स्वेट इक्विटी शेयर, फिर अदर इक्विटी शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड बिफोर 20 इयर्स और आफ्टर 20 इयर्स। 2 टाइप हो गए, और रिटर्न प्रॉफिट या तो प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये सब ऑनर्स फंड्स है, यानी ये पैसे देने वाले बिजनेस के मालिक गिने जाते हैं। They take the risk in the business because their capital is not likely to be returned in near future. जब बिजनेस बंद होगा तब उसको पैसे वापस मिलेंगे। तो अब किसी का सवाल, द क्वेश्चन इज कि मैंने तो शेयर खरीदे, 4 दिन में बेच भी दिए, तो पैसे वापस आ गए, बट दैट अमाउंट, अब इसमें देखो मैंने शेयर खरीदे तो मैंने ओपन मार्केट से शेयर खरीदे, यानी मतलब मैंने कंपनी से नहीं खरीदे। कंपनी से खरीदने के लिए मुझे वेट करना पड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ की, जब कंपनी अपने शेयर इशू करे तब की। कंपनी शेयर इशू कर दिए, मैंने शेयर खरीद लिया, अब मैं कंपनी जब शेयर बेचता हूँ तो कंपनी को नहीं बेच रहा हूँ, मैं किसी का आम आदमी को बेच रहा हूँ, मेरे जैसे किसी इंसान को बेच रहा हूँ, राइट। तो व्हेन आई सेल देम तो कंपनी मुझे पैसा रिटर्न नहीं दे रही है, शेयर तो सेम ही रहेंगे, बट खाली मालिक बदल जाएगा। सो इसलिए इसको ऑनर्स फंड्स बोला जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इक्विटी शेयर मीनिंग द शेयर हैविंग लास्ट राइट, ये अंडरलाइन करना जैसा है, देखो यानी फाइनली तुमको पैसा मिलेगा कब, जब कंपनी बंद हो जाएगी तब, वो भी अगर बचेगा तो। डिविडेंड भी कब मिलेगा, सबसे छेले। सबसे पहले किसको पेमेंट किया, देखो मैं सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया जाता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब अगर 4 महीने से ज्यादा किसी की सैलरी बाकी हो ना, उसको पेमेंट पहले करो। 12 महीने के अंदर लेकिन 4 महीने से ज्यादा जिसकी सैलरी बाकी हो उसको पेमेंट पहले करो।
गवर्नमेंट के सारे ड्यूज पहले क्लियर करो, फिर इंटरेस्ट सबको दे दो। इंटरेस्ट देने के बाद अगर पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को देने के बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को लास्ट में पैसा मिलेगा। सो दे आर टू रिसीव द डिविडेंड आफ्टर एवरीवन गेट्स हिज और हर शेयर, राइट। सबको अपना अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद में इनको लास्ट में पैसा मिलेगा अगर बचेगा तो। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी एज वेल टू गिव डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, कंपल्सरी भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं बचते तो यू डोंट गिव डिविडेंड। एज वेल एज कैपिटल, कैपिटल भी लास्ट में मिलती है। चलो कंपनी वाइंड अप हो गई यानी बंद हो गई, तो सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट के सारे ड्यूज क्लियर किए जाएंगे, फिर एम्प्लॉइज का सारा ड्यूज क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे, फिर बैंक लोन को पैसे जाएंगे, फिर डिबेंचर वालों को पैसे जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को, फिर बचा तो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। सो दे आर द रिस्क टेकर्स, क्योंकि वो जानते हैं कि डिविडेंड भी छेल्ले मिलेगा और कैपिटल रिटर्न भी अगर बिजनेस बंद होगा तो सबसे लास्ट में मिलेगी। As well as capital as compared to preference shares are known as equity shares. Now the characteristics, so they are the true owners, ये असली मालिक है। This type of shareholders are called true owners of company or faithful companions because they take more risk than preference shareholders. इनका रिस्क ज्यादा है। कैसे रिस्क ज्यादा है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को इनसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। उनको प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर प्रिफर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल तो भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, पर इनको सबसे लास्ट में मिलता है, तो इसीलिए इनको ट्रू ऑनर्स बोला जाता है। क्योंकि वैसे भी जब भी अपने दुकान बंद कर देंगे हमेशा के लिए, तो इसमें सबसे लास्ट में हमारे पास पैसे बचेंगे जो सबसे लास्ट में आएगा, बाकी सबको पेमेंट करना पड़ेगा ना पहले। एंड राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू वोट इन ऑल मैटर्स, जितनी भी मैटर्स है ना जो डिस्कस की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, उसके अंदर वोटिंग देने का इनके पास हक होता है। बट रिमेंबर हियर वोटिंग इज पर शेयर नॉट पर मेंबर। एंड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, जितना भी मिले बराबर। अभी तीन चार कंपनी के इश्यूज अभी चल रहे हैं करंटली बराबर। तीनों तीन कंपनी के अंदर तुम ईपीएस देखो ना, अर्निंग पर शेयर, या तो डिविडेंड यील्ड रेशियो देखो ना, तो समझ में नहीं आए कि साला 0.26% डिविडेंड यील्ड है, फिर भी वो कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 500 रुपये मांग रही है एक शेयर के। और एक शेयर कितने का है? 2 रुपये का। यानी 2 रुपये के शेयर पे 500 रुपये मांग रही है, इसका मतलब 498 रुपीज प्रीमियम मांग रही है कंपनी। पर तुम्हारे हाथ में शेयर मिलेगा वो तो 2 रुपये का होगा। 498 कंपनी की रेपुटेशन का है, प्रीमियम कैपिटल को रिड्यूस करता है, पर इससे आपका बेनिफिट होता है बराबर। आज कोई शेयर ऐसा नहीं है जिसकी प्राइस है ना, अच्छा शेयर हो तो इसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो रेट ऑफ डिविडेंड ये फिक्स नहीं होता। और प्रॉफिट रिलेटेड डिविडेंड जो है ना वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो डिविडेंड भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। इसके सामने डिबेंचर वाले सबसे सेफ, प्रॉफिट हो या ना हो उनको इंटरेस्ट मिलेगा आज। फिर आता है इसके बाद में जनरल मीटिंग। दीज शेयर होल्डर्स हैव राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, वोट एंड इलेक्ट द डायरेक्टर्स। ये जनरल मीटिंग को अटेंड करेंगे। जनरल मीटिंग यानी एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करानी पड़ती है सब शेयर होल्डर्स को, बराबर नहीं। अब सब शेयर होल्डर्स आते नहीं है जनरल मीटिंग में, लाखों है, कहाँ से आएंगे? अब ये सब नहीं आते, पर जो नजदीक में हो ना और जो उसके साथ में ज्यादा सलूकार रखते हो या जिसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, वैसे शेयर होल्डर्स वहां पे मीटिंग के लिए आते हैं। अगर तुम ना जाओ ने तो तुम अपनी जगह पे किसी दूसरे को भेज सकते हो, पर प्रोवाइडेड वो भी शेयर होल्डर होना चाहिए। जैसे मैं कंपनी की मीटिंग में जा रहा हूँ तो आई कैन बी द प्रॉक्सी ऑफ 50 अदर मेंबर्स, 50 मेंबर का प्रॉक्सी में बन सकता हूँ। टोटल मिला के मेरे साथ में 50 मेंबर, राइट। तो अगर कोई मुझे ऐसा बोलता है कि मेरा वोट भी तुम दे देना या मेरी मेरी जगह पे तुम वहां पे अटेंडेंस दे देना, तो वो कर सकते हो। कंपनी में ये किया जा सकता है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है, इसमें प्रॉक्सी का कोई आपको राइट नहीं दिया जाता है। यानी आप प्रॉक्सी की तरह से जा सकते हो जरूर, लेकिन वहां पे आप वोट नहीं कर सकते, वोट तो उसी मेंबर को जाके करना पड़ेगा। ना जनरल मीटिंग के बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कंपनी जब तक होती है ना तब तक वापस नहीं आती है।
बराबर। और इसके बाद में डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले सबको पेमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को मिलेगा। तो सरप्लस फंड अवेलेबल होगा तो ही। फिर शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर्स को डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। ये क्वालिफिकेशन के शेयर्स वो जब तक डायरेक्टर रहेंगे ना तब तक वो बेच नहीं सकते। दिस कैन बी 1 2 3, जो भी, जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हो ना वो नंबर ऑफ शेयर्स वो परचेज कर सकते हैं, बराबर। बट ये क्वालिफिकेशन शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकते। तो जब भी क्वालिफिकेशन शेयर्स की बात आती है तो क्वालिफिकेशन शेयर्स हमेशा कौन से होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, दूसरे कोई नहीं हो सकते। तो जो मेमोरेंडम में लिखा जाता है, तो डायरेक्टर ने जिसका कंसेंट यानी जिसके लिए अपनी मंजूरी बताई हो, वैसे मेमोरेंडम में लिखे गए सारे शेयर्स डायरेक्टर को जो परचेस करने वो सब के सब कौन से हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर हो सकता है। फिर कैपिटल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का स्पेलिंग रॉन्ग है। These shareholders receive various benefits, सेकेंड टाइम भी रॉन्ग है। राइट शेयर, बोनस शेयर, ये दोनों समझाता हूं। देखो राइट शेयर का मतलब कैसा होता है, यू ऑलरेडी हैव शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अब कंपनी दूसरे शेयर इश्यू करना चाहती है बट नॉट इन ए ह्यूज अमाउंट, तो वो आपको पहला हक देगी। द फर्स्ट राइट विल बी योर्स, कि आप उसके नए शेयर्स को खरीद लो। इफ द कंपनी इज प्रोलिफरेटिंग और इंक्रीजिंग इट्स रेप्यूटेशन इन द मार्केट, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो शेयर आपको सस्ते में मिल रहे हैं, आप खरीद लो। और अगर आप वो शेयर को खरीदना नहीं चाहते तो आप अपना हक किसी दूसरे को बेच सकते हो, वो भी प्रॉफिट पे। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस 400 होगी तो राइट शेयर आपको 300 रुपीज में कंपनी ऑफर करेगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, 400 रुपए तक आप बेच सकते हो ना मार्केट में, तो आप अपने राइट को किसी दूसरे के नाम से बेच सकते हो, किसी दूसरे को बेच सकते हो, और आप बोलोगे 350 रुपये में तू ले ले, 50 रुपये तुम्हारे पास आ गए, 300 रुपये कंपनी को मिल गया। तो राइट शेयर्स का मौका किसको दिया जाता है, सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को। सिमिलरली बोनस शेयर्स, बोनस का मतलब क्या, फ्री में शेयर्स मिलते हैं। किसमें से, कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिसाइड करके आपको फ्री में शेयर्स देगी। एक शेयर 10 शेयर होने उसके सामने एक शेयर बोनस, तो ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलते हैं, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलते हैं, राइट। तो ये सारे राइट्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, इक्विटी शेयर्स वालों के होते हैं। बेनिफिट का अब स्पेलिंग बराबर है। मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, उसका बेनिफिट भी हमको मिलेगा। गलत मैंने आपको बताया था एमआरएफ की प्राइस 1,11,000, 1,11,000 भी 350 रुपये ऊपर हुई थी कल, समझे ना। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, दिस टाइप ऑफ शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी तुम कोई भी अगर जगह पे देखोगे, ये मोबाइल में अगर मैं देखूं किसी शेयर को मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब वो शेयर पर्टिकुलरली किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर कराया गया है, तभी वो शेयर को स्टॉक एक्सचेंज वाले अपने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने देंगे, बराबर नहीं। सो परचेज एंड सेल इन सब का आसानी से किया जा सकता है, फ्रीली किया जा सकता है। नाउ इट कम्स द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, these shares are very important for the company। याद रखो किसी भी कंपनी को किसी भी दूसरी तरह की कैपिटल से पहले ये कैपिटल इश्यू करनी पड़ती है, इट इज कंपलसरी फॉर द कंपनी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आई वांट टू इश्यू ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, नो। मुझे पहले इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़े, फिर प्रेफरेंस शेयर। मुझे पहले इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़े, फिर डिबेंचर। मुझे पहले इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़े, फिर मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी इज दैट उसको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, यानी ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ेंगे। कंपनीज विच रेज शेयर कैपिटल, इट इज कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर्स। These shareholders are true owners of the company. Only these shareholder bears the real risk of business, because it is not definite to get dividend, and if receivable, then the rate of dividend is not fixed. Owners क्यों बोला जाता है, because ये जो पैसे रिसीव करते हैं ना डिविडेंड के, ये फिक्स नहीं होते, they are never fixed. Moreover, if the company becomes insolvent or goes into liquidation, then funds realized after selling the assets, then
debts are paid, and after that the end in the end they are repaid their capital. The promoters issues their shares to raise the capital, keeping in mind their short term, medium term and long term capital requirement. याद रखो, ये जो पैसे एक बार इशू किए जाते हैं, तुम बार बार इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकते, पागल गिने जाएंगे 10-10 महीने में इक्विटी शेयर निकालेंगे तो, राइट ने। तो एक बार कंपनी इशू करेगी ना, तो इसके पास 5-7 साल तक दूसरा मौका नहीं है दूसरी बार इशू करने का। तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट को पहले डिसाइड कर लेगी कि शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है, मीडियम टर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है एंड लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक अमाउंट डिसाइड करेगी और उसका अप्रूवल लेगी पहले तो सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। एंड देन आफ्टर उसके पास से अप्रूवल मिलने के बाद वो शेयर्स को इशू करेगी। And to raise large capital, the company divides the capital in small parts or shares. उसको अपने शेयर बोलते हैं, शेयर यानी हिस्सा। And the purchaser of this share is called shareholder. इसको खरीदने वाले को अपने क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे, राइट। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर, जैसे नाम स्वेट यानी पसीना, उसके ऊपर से वर्ड आता है स्वेटर, इसको पहनने के बाद पसीना निकले। Company allots shares to its directors, persons working in company who possess का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, डबल एस आएगा लास्ट में, स्पेशल नॉलेज एंड टू एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट और विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन यानी मतलब पैसे लिए बिना कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है या जिसने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करके दिया हो, इसको शेयर्स ऑफर करेगी। दे आर नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। नॉर्मली स्वेट इक्विटी शेयर के साथ में आपको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। स्वेट इक्विटी शेयर के साथ में आपको वोटिंग करने का राइट नहीं होता। अगर वोटिंग का राइट नहीं है तो आप डायरेक्टर की पोस्ट के लिए खड़े नहीं रह सकते। जिनके पास जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वो वैसे भी कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी कोऑपरेटिव बैंक में जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हो तो पूछ लेना, उनके पास अपने नाम से उस बैंक के शेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि पहली कंडीशन होती है कि जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में आप खड़े नहीं रह सकते। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात कर रहा था, पर कंपनी में भी ऐसा ही होता है। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट्स होते हैं। फिर अदर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इन रिलेशन टू डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल यानी सबसे अलग राइट मिलता है आपको, बराबर ने। और ये जो राइट्स आपको दिया जाता है अदर इक्विटी शेयर्स के अंदर, वो कैसा होता है, वोटिंग राइट तो मिलता है लेकिन बाकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से डिविडेंड में थोड़ा अलग राइट दिया जाता है। कैसे होता है कि आपको फिक्स डिविडेंड की गारंटी दी जाए, जो कि ऐसा कुछ इंडिया के अंदर मैंने तो कभी काफी टाइम से देखा नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी फंस जाती है। एक बार कमिटमेंट हो गया कि इतना डिविडेंड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो देन यू नीड टू बी बाउंडेड बाय अ बाउंड्री कि मुझे इतना तो कमाना ही पड़ेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी कि वो कभी भी ऐसा पिन पॉइंट करवा पाए। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स। इतना कंप्लीट कर लो। मीनिंग द शेयर्स हैविंग द फर्स्ट राइट। देखो इसमें ये दोनों साथ में चलाने के पीछे का रीजन भी यही है, क्योंकि दोनों डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो जिसमें आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर एंड अबव इक्विटी शेयर्स, किसके बारे में, डिविडेंड रिसीव करने के बारे में। एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी यू रिसीव योर मनी बैक, कैपिटल आपको वापस मिलती है। मैं मनी बोलूंगा नहीं तो थोड़ा गलत हूं, मुझे कैपिटल वर्ड बोलना चाहिए। यू रिसीव योर कैपिटल बैक, क्योंकि मनी अलग चीज है, कैपिटल अलग है। कैपिटल कंपनी के साथ जुड़ा है, पैसे ने तुम्हारे साथ जुड़े हैं खाली। तुम अगर शेयर्स को बेच दोगे तुम्हारे पैसे छुट्टे हो गए, लेकिन कैपिटल छुट्टी कब होगी, जब कंपनी बंद होगी तब, बराबर नहीं। तो डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हैव द फर्स्ट राइट फॉर गेटिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सच शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। इसको अपने क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस जैसे नाम दिया गया है वैसा इसका काम है। दे आर प्रिफर्ड ओवर एंड अबव इक्विटी शेयर्स। तो डिविडेंड में राइट उनको मिलता है और उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिए गए क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है इसलिए। फिर राइट टू वोट,
राइट टू वोट यानी उनको अपने मैटर्स के लिए वोटिंग करने का राइट है। यानी अगर कोई डिसीजन कंपनी ऐसा ले रही है कि जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को इफेक्ट होने वाली है, तो तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, तब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वालों को बोला जाएगा कि तुम अपना डेलीगेशन लेके आ सकते हो, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे रख सकते हो और वोटिंग का राइट तुमको मिलेगा। उनके साथ में जुड़ी हुई मैटर्स के लिए उनको खाली हक मिलता है। ओके। फिर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस सब जगह पे दिया जाता है। एक तो स्टेडी इनकम मिलती है, बिकॉज आपको जो डिविडेंड दिया जाएगा उसका रेट पहले से तय है। पहले से आपको आपको अगर नाम जानना हो तो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम होते हैं, जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 12% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरह से नाम होते हैं अलग अलग। तो जो नाम होते हैं ना उसके आगे परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज का मतलब हम समझ लेंगे कि इतने परसेंटेज तो आपको मिलेंगे, बराबर। इसमें अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक साल प्रॉफिट नहीं कमाया, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, तो कंपनी ने क्या किया, वो साल डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर वालों को। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है ना, तो अगर अगले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उसको डबल डिविडेंड देना पड़ेगा, जिस साल नहीं दिया उसका भी और वो नेक्स्ट ईयर का भी डिविडेंड, यानी 2 बार डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी को। क्यूमुलेटिव अगर है ना तो, पर ये पॉपुलर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या कंपनी यहाँ पे भी बर्डन में आ जाती है, क्योंकि आपको एक तरह से इंटरेस्ट देना है, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा वो तो पैसा। फिर मार्केट प्राइस, प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट प्राइस स्टेडी रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तभी उसकी मार्केट प्राइस चेंज होती है। एंड प्रपोर्शन ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क का प्रपोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर से कम है, लेकिन डिबेंचर से ज्यादा है। डिबेंचर वालों को तो कोई असेट को गिरवी रख के उसके पास से पैसे लिए जाते हैं, यहाँ कुछ गिरवी नहीं रखना है, पर हाँ इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। देन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट सब लायबिलिटी को पे करने के बाद इनको पैसा दिया जाएगा। लायबिलिटी में कौन कौन आता है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब कंपनी गवर्नमेंट को जो भी देना बाकी वो कंप्लीटली पे करेगी, अपने एम्प्लॉइज को पे करेगी, उसके बाद में बैंक की लोन पे करेगी, उसके बाद में डिबेंचर को पे करेगी, उसके बाद बचा हुआ पैसा इनके पास जाएगा, राइट। फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर 20 इयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 20 इयर्स। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है, एक बिफोर 20 इयर्स और एक आफ्टर 20 इयर्स। इज इट। अब डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, एक तो कंपलसरी इक्विटी शेयर है इशू करना, प्रेफरेंस शेयर नॉट कंपलसरी। रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स होता है। अपने ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ मुझे रीडर्स करना है इसको, राइट। इसमें इक्विटी शेयर में राइट कंपनी की मीटिंग को अटेंड करने का भी है, वोटिंग करने का भी है, और मैनेजर को, कंपनी के मैनेजर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का भी है। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर के पास उनके मैटर्स को अगर अफेक्ट करता हो ना, वही राइट होता। फिर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो रिस्क लेना चाहते हैं और जो मार्केट का गेन लाना चाहते हैं, यानी मार्केट में जो भी फायदा नुकसान होगा प्राइस के इंक्रीज होने के कारण या डिक्रीज होने के कारण नुकसान होगा, वो सब बेयर करने के लिए रेडी है, वही लोग खाली इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। जबकि ये लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले फिक्स इनकम चाहते हैं और अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं, ऐसे लोग ये यंगस्टर्स एंड इक्विटी शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो फिक्स इनकम चाहते हैं रिटायर लोग, वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फिर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। फिर एडिशन इन कैपिटल, ये शेयर्स जो है वो कैपिटल बढ़ा सकते हैं राइट शेयर इशू करके या तो बोनस शेयर इशू करके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कुछ भी मिलता नहीं है अपने को।